नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम एसएसटी यानी कि सीटेट में पूछे गए एसएसटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए आपके सामने पहला प्रश्न है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, आपको बताना है कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत किसके लिए प्रसिद्ध था। आपके विकल्प हैं कपास के लिए, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, चांदी एवं तांबा के लिए या फिर कंबल के लिए। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, कंबल के लिए। दोस्तों, अर्थशास्त्र के अनुसार जो है मौर्य काल में उत्तर पश्चिमी भारत जो है कंबल निर्माण के लिए प्रसिद्ध था और इन कंबलों को दोस्तों भिंगिसी भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्फोरा एक था। दोस्तों, आपको बताना है कि एम्फोरा क्या था। आपके विकल्प हैं ए इटली का एक सिक्का, ऑप्शन बी है लाल चमकदार बर्तन, ऑप्शन सी है लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा एक जार था, ऑप्शन डी है या फिर यह एक छिद्र युक्त बर्तन था। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा एक जार हुआ करता था, उसको एम्फोरा नाम दिया जाता था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डाट नाम से बुलाते थे। आपके विकल्प हैं काला जादू, काला ताबीज, ऑप्शन सी है काला पत्थर या फिर ऑप्शन डी है काला सोना। दोस्तों, रोमन साम्राज्य में जो है काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसको काला सोना के नाम से बुलाते थे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, काला सोना। दोस्तों, यह इतनी रोमन वासियों को प्रिय थी कि इसको यवन प्रिया भी कहा जाता था। राहट, चरखी एवं आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार डाट में हुआ था। दोस्तों, आपको बताना है कि राहट, चरखे और आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था। आपके विकल्प हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी है प्राचीन काल, ऑप्शन सी है मध्यकाल या फिर ऑप्शन डी है आधुनिक काल। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, मध्यकाल में। दोस्तों, राहट, चरखे एवं आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार जो है मध्यकाल में 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। आपके विकल्प हैं इल्तुतमिश की प्रशंसा में या फिर बलबन की प्रशंसा में या फिर ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा में। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक प्रशस्ति जोधपुर में पाया गया है और इसे जोधपुर शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इस शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का उल्लेख किया गया है। यह सारी बातें आपको याद रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। दोस्तों, आपको बताना है कि हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान क्यों किया जाता था। आपके विकल्प हैं जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, नहीं, ऑप्शन बी है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। दोस्तों, इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो, इसलिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। दोस्तों, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। राष्ट्रकूट शासक जो थे दंतिदुर्ग ने अपनी राजधानी उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ का एक अनुष्ठान किया था। अगला प्रश्न है,
चोल काल में व्यापारियों के संघ को डाट डाट कहा जाता था। दोस्तों आपको बताना है कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या नाम दिया जाता था। आपके विकल्प हैं ग्रामम, ऑप्शन बी है श्रेणी, ऑप्शन सी है नगरम या फिर ऑप्शन डी है सभा। दोस्तों चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी नगरम। और दोस्तों जो इसमें जबकि व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। नाथ साहित्य का संबंध है। दोस्तों आपको बताना है कि नाथ साहित्य का संबंध किससे है। आपके विकल्प हैं बंगाली से है या फिर असमी से है या फिर उड़िया से है या फिर मैथिली से है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, नाथ साहित्य का संबंध बंगाली से है। दोस्तों नाथ साहित्य का संबंध बंगाली भाषा से है और नाथ संप्रदाय से संबंधित साहित्य को नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना दोस्तों नाथ मुनि के द्वारा की गई थी और इनको मत्स्येंद्र नाथ के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डाट डाट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली जो अहिंसक आंदोलन चलाया था उसको किस नाम से जाना जाता है। आपके विकल्प हैं राम रहीम आंदोलन, ऑप्शन बी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी है खुदाई खिदमतगार आंदोलन या फिर ऑप्शन डी है पख्तून आंदोलन। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी खुदाई खिदमतगार आंदोलन। दोस्तों सबने अवज्ञा आंदोलन के समय जो है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के कार्यकर्ताओं को लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था। सबने अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफी सक्रिय रही थी। दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान ऐसे पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1987 में। याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डाट डाट को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दोस्तों आपको बताना है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। आपके विकल्प हैं 15 अगस्त 1930 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 1930 को या फिर ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1930 को। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी 26 जनवरी 1930 को। दोस्तों पूर्ण स्वराज 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। बिग बियर एक उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है कि बिग बियर क्या है। आपके विकल्प हैं आकाशगंगा का है या फिर नक्षत्र मंडल का है या फिर तारा का है या फिर यह गैलेक्सी है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। बिग बियर नक्षत्र मंडल की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी नक्षत्र मंडल का। 12वां प्रश्न है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है क्योंकि। दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है। आपके विकल्प हैं चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, नहीं। ऑप्शन बी है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को ही पृथ्वी की ओर होता है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी है चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में सामान्य समय लगता है। ऑप्शन डी है चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है, ऐसा भी नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में और
अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। 13वां प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरफ घूमती है। आपके विकल्प हैं ए पश्चिम से पूर्व की ओर, या फिर ऑप्शन बी है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन सी है पूर्व से पश्चिम की ओर, या फिर ऑप्शन डी है दक्षिण से उत्तर की ओर। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। 14वां प्रश्न है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार आपके विकल्प में बढ़ता जाता है, या फिर घटता जाता है, या फिर समान रहता है, या फिर पहले बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, सामान्य रहता है। दोस्तों जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जाते हैं, उनके बीच की दूरी समान होती है, क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी दिन कहलाता है। दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी दिन किसे कहा जाता है। आपके विकल्प हैं जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, या फिर ऑप्शन बी है ग्रीनविच का मानक समय, ऑप्शन सी है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय ही पृथ्वी दिन कहलाता है। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय एक पृथ्वी दिन कहलाता है। विषुव के दिन सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। दोस्तों आपको बताना है कि विषुव के दिन सूरज की किरणें जो हैं सीधी किस रेखा पर पड़ती हैं। आपके विकल्प हैं कर्क रेखा पर, या फिर विषुवत रेखा पर, या फिर मकर रेखा पर, या फिर आर्कटिक वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें विषुव के दिन सीधी पड़ती हैं। दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है, और इसी दिन जो है सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और इसी दिन यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। अटलांटिक महासागर में अनेकों पोताश्रय एवं पत्तन हैं, क्योंकि आपके विकल्प हैं संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है, इसलिए अनेकों पोताश्रय और पत्तन हैं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित हैं, इसलिए भी नहीं है। ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरित है, इसलिए अटलांटिक महासागर में अनेकों पोताश्रय एवं पत्तन हैं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, अटलांटिक महासागर की तटरेखा जो है अधिक तंतुरित है, इसलिए अटलांटिक महासागर में अनेकों पोताश्रय और पत्तन स्थित हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपके विकल्प हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, राकी पर्वत श्रृंखला, या फिर एंडीज पर्वतमाला, या फिर आल्प्स पर्वतमाला। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है दोस्तों उत्तर से दक्षिण है। दोस्तों हिमालय में सबसे अधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, या फिर कहीं कहीं 50 भी मिलता है। दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। आपके विकल्प हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर राजस्थान में। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। और दोस्तों जो है इस प्रकार के वन जो हैं सदा हरे भरे होते हैं और इसलिए इस वन को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। इस वन में शीशम, सागौन, महोगनी, रोजवुड आदि वृक्ष जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जब मानसून लौटता है तो उस समय जो है आर्द्र पवनें किस तरफ बहती हैं। आपके विकल्प हैं घाटी से मैदान की ओर नहीं, ऑप्शन बी है स्थल से समुद्र की ओर। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें जो हैं स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं और इनको स्थलीय समीर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आपके विकल्प हैं ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। दोस्तों ये वन यानी कि अमेजन के वन जो है पूरे पृथ्वी का लगभग 20% ऑक्सीजन का निर्माण होता है इन वनों के द्वारा। मलुका क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि मलुका क्या है। आपके विकल्प हैं एक जनजाति, ऑप्शन बी है एक प्रकार का घर। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, मलुका एक प्रकार का घर होता है। दोस्तों यह घर जो होता है कोलंबियन जनजातियों द्वारा बनाया गया घर होता है मलुका। यह जनजाति जो है उत्तर पूर्वी पेरू में निवास करने वाली एक जनजाति होती है कोलंबियन। संसाधनों का सतत सतर्कता पूर्वक उपभोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना डॉट डॉट कहलाता है। आपके विकल्प हैं संसाधन संरक्षण, ऑप्शन बी है सतत पोषणीय विकास या फिर ऑप्शन सी है संसाधन प्रबंधन, ऑप्शन डी है विकास प्रबंधन। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी संसाधन प्रबंधन। दोस्तों संसाधनों का सतत सतर्कता पूर्वक उपभोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन प्रबंधन कहलाता है। रक्षक मेखला डॉट डॉट की एक विधि है। दोस्तों रक्षक मेखला जो है वह जो है मृदा संरक्षण से संबंधित है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी मृदा संरक्षण। दोस्तों रक्षक मेखला जो है मृदा संरक्षण की एक विधि है और इस विधि में मृदा संरक्षित करने के लिए खेत में बॉर्डर और आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं जिससे उनका बहाव नहीं होता है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डॉट डॉट पूरा स्थल है। आपके विकल्प हैं पूरा पाषाणिक, ऑप्शन बी है नवपाषाणिक, ऑप्शन सी है महापाषाणिक या फिर ऑप्शन डी है सूक्ष्म पाषाणिक। दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका जो है यह पूरा पाषाणिक स्थल है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, यह एक पूरा पाषाणिक स्थल है और यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? दोस्तों आपको बताना है कि ऋग्वेद काल में कौन से देवता प्रमुख थे। आपके विकल्प हैं रुद्र, विष्णु और इंद्र। ऑप्शन बी है अग्नि, इंद्र और सोम। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी अग्नि, इंद्र और सोम। यह 3 देवता जो थे ऋग्वेद काल में विशेषकर प्रमुख थे। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। दोस्तों संस्कृत को जो है भारत और यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी भारत यूरोप।
दोस्तों आर्यों की मुख्य भाषा या मूल भाषा थी संस्कृत। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? आपके विकल्प हैं इनाम गांव, या फिर ऑप्शन बी है बुर्जहोम, या फिर ऑप्शन सी है मेहरगढ़, या फिर ऑप्शन डी है भीमबेटका। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए इनाम गांव। दोस्तों इनाम गांव जो है यहाँ वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से कब्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए गए थे और मृतक का सिर जो है उत्तर की ओर था और यह एक प्रकार का ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? आपके विकल्प हैं विपाशा, या फिर ऑप्शन बी है तृष्णा, या फिर ऑप्शन सी है तन्हा, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी तृष्णा। दोस्तों लालसा व इच्छाओं की तृष्णा को बुद्ध ने तृष्णा नाम दिया था। बुद्ध के अनुसार जो है दुख का मूल कारण तृष्णा है और इससे आसक्ति या फिर राग का उद्भव होता है। दोस्तों आज के लिए आखिरी प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? आपके विकल्प हैं गंगा नदी बेसिन, ऑप्शन बी है नील नदी बेसिन, ऑप्शन सी है मिसिसिपी नदी बेसिन, या फिर ऑप्शन डी है अमेजन नदी बेसिन। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है और इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में है। यह अपवाहक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है विश्व की, और विश्व की सबसे लंबी नदी है लंबाई की दृष्टि से नील नदी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।